हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी और लास्ट मोमेंट पे जो भी चीज़ें तैयार करने की हैं वो आप सब कर रहे होंगे। मैं लगातार आपसे जुड़ी हुई हूँ। जो भी आप यहाँ पे टॉपिक्स मांगते हैं मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। आज उसी में ही सबसे ज़्यादा आपने इस टॉपिक की मांग करी थी, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ ऑफ उत्तराखंड। ये मैं लेके आई हूँ। काफ़ी सारा बड़ा टॉपिक है ये, इसलिए मेरे को थोड़ा टाइम लग गया। पर इस टॉपिक में मैं जितना भी एग्जाम में आने वाली चीज़ें हैं वो मैंने आपको सारी इसमें इंक्लूड की हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले मैंने देखे हैं, पढ़े हैं, समझे हैं, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। क्योंकि ना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सही है, ना कम इन्फॉर्मेशन देना। ज़्यादा दूंगी तो आप अभी नहीं कवर कर पाएंगे उसे, बिकॉज एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ता रह गया है। ठीक है, तो उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्जाम के लिए ज़रूरी है। ठीक है, पूरा उसे अच्छे से इलेबरेट करके पढ़ना, समझ समझ के पढ़ना और हर एक पॉइंट को कवर करना। वो हम तब करते हैं जब हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है। इस वक्त हम वो पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछा गया है प्रीवियसली और जो पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ऑफ उत्तराखंड। सबसे पहले हम देखेंगे कालू मेहरा को। इनके बारे में आप ऑलरेडी बहुत कुछ जान चुके हैं, हिस्ट्री में भी हमने देखा था। ये उत्तराखंड के पहले फ्रीडम फाइटर हैं। पहले फ्रीडम फाइटर हैं ये उत्तराखंड के। इनका जन्म, आपको जन्म याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ जैसे कहते हैं ना, क्यूरियोसिटी के लिए या फिर कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए हर किसी का बर्थ डेट लिखा है, पर आपको जानने की जरूरत नहीं है। आपको उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जानने, जैसे कि फर्स्ट फ्रीडम फाइटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इनका जन्म 1831 में बीसूंग गांव में हुआ था। ठीक है, बीसूंग गांव कहाँ पर? लोहाघाट और चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। इन्होंने क्रांतिवीर नामक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन किया था रिवोल्ट ऑफ 1857 के दौरान। ठीक है, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था 1857 के रिवोल्ट में और क्रांतिवीर नामक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया था। उस समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? हेनरी रैमजे। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे सेकंड। ये है कालू मेहरा और ये है बद्रीदत्त पांडे। मैंने यहाँ पे जिनके भी फोटोग्राफ मिल सके मुझे, मैंने सबके फोटोग्राफ्स यहाँ पे अटैच किए हैं। बद्रीदत्त पांडे, इनका ओरिजिनल प्लेस और इन्होंने पढ़ाई अल्मोड़ा से की है। ठीक है, इनका जन्म 15 फरवरी 1882 कनखल हरिद्वार में होता है। पर इनकी पढ़ाई वगैरह कहाँ होती है? अल्मोड़ा में होती है। ये अल्मोड़ा अखबार के एडिटर भी रहे। जो अल्मोड़ा अखबार कब रिलीज हुआ था? 1913 में। ठीक है, 1913 में ये वो बनते हैं, इसके एडिटर बनते हैं। अल्मोड़ा अखबार तो रिलीज हुआ था 1912 में। ठीक है, न्यूज़पेपर को शट कर दिया गया था 1918 में, जब इन्होंने वहां के डिप्टी कमिश्नर के बारे में कुछ ऐसी बातें बोल दी थी अपने पब्लिकेशन में। ठीक है, तो उनसे उससे चिढ़ के वहां के क्या हुआ था, इनके अल्मोड़ा अखबार में प्रतिबंध लगा दिया गया था। पर उसी साल इन्होंने सितंबर 1918 में अपने क्या शुरू करा? शक्ति नामक साप्ताहिक मैगजीन, एक वीकली मैगजीन शुरू करी जिसका नाम था शक्ति। ठीक है, किसने? बद्रीदत्त पांडे जी ने। इनको कुरमांचल केसरी के नाम से जाना जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इनको कुरमांचल केसरी के नाम से जाना जाता है और इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान ये 5 बार जेल गए हैं। इन्होंने हिस्ट्री ऑफ कुमाऊं नामक पुस्तक लिखी थी जेल में अपने समय के दौरान। 2 गोल्ड मेडल इन्हें मिले हैं। ठीक है, जिसको इन्होंने 1962 की इंडो चाइना वॉर के सिक्योरिटी फंड के लिए रिटर्न कर दिया था सरकार को। 1937 में ये सेंट्रल असेंबली के लिए सिलेक्ट हुए। 1947 में यूपी के काउंसलर बने। 1955 में ये मेंबर ऑफ लोकसभा बने। ये कौन? बद्रीदत्त पांडे। या आप इनके बारे में सारी चीजें याद रखेंगे। फिर है हरगोविंद पंत। हरगोविंद पंत का जन्म 19 मई हरगोविंद पंत का जन्म 19 मई 1885 में चितई गांव अल्मोड़ा में होता है। ठीक है, ये 1930, 32, 40 इन सालों के दौरान जेल गए। ठीक है, इनको अल्मोड़ा का बैकबोन कहा जाता है। ये है हरगोविंद पंत। इनको अल्मोड़ा का बैकबोन कहा जाता है, अल्मोड़ा कांग्रेस का बैकबोन कहा जाता है। और इनको क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हाउस अरेस्ट कर लिया गया था, नजरबंद कर लिया गया था इनके अल्मोड़ा वाले घर में। ठीक है, फिर आते हैं बैरिस्टर मुकुंदी लाल। बैरिस्टर मुकुंदी लाल ये है, इनका जन्म 14 अक्टूबर 1885 को पताली गांव चमोली में हुआ था। ठीक है, ये 1913-1918 की अपनी पढ़ाई के दौरान इनकी मुलाकात किनसे होती है? तिलक जी से होती है और उनसे ही इंस्पायर हो जाते हैं। ये उत्तराखंड के फर्स्ट बैरिस्टर यानी कि पहले लॉयर हैं। ये 1919 में जेल गए थे और इनको कौन सी जेल में रखा गया था? नैनी जेल इलाहाबाद में। ठीक है, इन्होंने मौला राम की जो पेंटिंग्स हैं उनको पॉपुलराइज करने के लिए बहुत अहम भूमिका निभाई और इनकी गढ़वाल पेंटिंग्स नामक बुक 1969 में रिलीज हुई। फिर आते हैं खुशीराम आर्य। खुशीराम आर्य
13 दिसंबर 1886 को धौलिया नैनीताल में बॉर्न होते हैं। इनका इनका जो बिलीफ था वो आर्य समाज की आइडियोलॉजी में विश्वास रखते थे। इन्होंने शिल्पकार सुधारनी सभा का भी फॉर्मेशन किया था और इन्होंने कोशिश करी थी कि दलित शब्द शिल्पकारों को दलित शब्द से पुकारा जाए। ठीक है, इन्होंने कोशिश करी थी खुशीराम आर्य जी ने। आगे बढ़ते हैं बलदेव सिंह आर्य। बलदेव सिंह आर्य का जन्म पौड़ी 1912 में होता है। ये पहले एमएलए थे उत्तराखंड से। ठीक है, और इन्होंने सबसे लंबे समय तक एमएलए रहने वाले व्यक्ति बने। ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ भी बने। कौन? बलदेव सिंह आर्य। फिर आते हैं पंडित गोविंद वल्लभ पंत। इनको कौन नहीं जानता, इनको हर कोई जानता है, जीबी पंत। इनका जन्म इनको भी नहीं जानता होगा ना, इनके नाम को तो हर कोई जानता होगा। इनका जन्म 10 सितंबर 1887 खूंटी गांव अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें हिमालय पुत्र की उपाधि दी थी, यानी कि टाइटल दिया था। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनके क्लासमेट इन्हें गोविंद बल्लभ महाराष्ट्र के नाम से पुकारते थे। 1946 में 1946 में उत्तराखंड के पहले चीफ मिनिस्टर बनते हैं। ठीक है, 1909 में उत्तराखंड, यानी कि उस वक्त उत्तर प्रदेश था, कंफ्यूज नहीं होना है। हम उत्तराखंड पढ़ रहे हैं ना, तो हम उत्तराखंड नाम ले रहे हैं, पर 1946 में आप भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश था हमारा। 2000 में उत्तराखंड बना है। 1909 में जब इन्हें लॉ की डिग्री मिल गई तो इन्होंने अपनी एडवोकेसी कहाँ से शुरू करी? काशीपुर से अपनी एडवोकेसी इन्होंने शुरू करी। बहुत कुछ है इनके बारे में। हिंदी के एडवर्टीजमेंट के लिए इन्होंने काशीपुर में ही प्रेम सभा की स्थापना भी करी। ठीक है, और ये प्रेम सभा की स्थापना करी, और ये किसकी ब्रांच थी? काशी नगरी प्रचारणी सभा की ये ब्रांच थी। 1916 में इन्होंने कुमाऊं परिषद का एस्टेब्लिशमेंट किया, मतलब उसमें अहम भूमिका निभाई। 1923 में ये लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस फ्रॉम नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से इलेक्ट हुए थे, स्वराज पार्टी के टिकट से। समझे? समझाती हूँ फिर से एक बार। देखिए 1923 में क्या होता है, आपको पता है कि स्वराज पार्टी बनाई जाती है सीआर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो 1923 में ये यूनाइटेड प्रोविंस, यानी कि उस वक्त के उत्तर प्रदेश को हम यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे। तो नैनीताल की सीट से, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की सीट से स्वराज पार्टी के टिकट से ये लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्ट हुए थे 1923 में। 1927 में इन्हें प्रेसिडेंट बना दिया जाता है यूनाइटेड प्रोविंस कांग्रेस कमेटी का, यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस कांग्रेस कमेटी का इन्हें प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। 29 नवंबर 1928 को जब ये लखनऊ में एक प्रोसेशन कर रहे थे, वहां पे इन्हें सिविल इंजरीज होती हैं अपने आंदोलन के दौरान, और नेहरू को बचाते हुए इन पे पुलिस असॉल्ट भी होता है। ठीक है, 1934 में ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट बने, इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने। ठीक है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के। 1937 में इन्हें उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली से निर्वाचित किया गया, मतलब इलेक्ट किया गया, और ये फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री के लीडर बने उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 9 अगस्त 1942 में इनको अरेस्ट कर लिया गया अन्य दूसरे कांग्रेस लीडर के साथ क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, और ये 31 मार्च 1945 तक, यानी कि 3 सालों तक जेल में रहे। 1946 में इन्हें वापस से री इलेक्ट किया जाता है उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट पे, और ये वापस से चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, और यहाँ पर ये 1954 तक रहते हैं। इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया था 26 जनवरी 1997 को, 1957 को। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, हर्षदेव ओली। ये है हर्षदेव ओली। इनको लायन ऑफ काली कुमाऊं कहते हैं। जो भी सब टाइटल्स हैं वो आप याद रखेंगे, सॉरी सब टाइटल्स कह रही हूँ, जो भी टाइटल्स हैं वो आप याद रखेंगे, जो भी उनके स्पेशल नेम है, जैसे कि लायन ऑफ काली कुमाऊं, काली कुमाऊं का शेर कहा जाता है इन्हें। ठीक है, किनको? हर्षदेव ओली को। ओके, इनका जन्म 4 मार्च 1890 गौसानी गांव खेती खान चंपावत डिस्ट्रिक्ट में होता है। इन्होंने सेवरल न्यूज़पेपर्स में काम किया। इन्होंने कुली उतार, कुली बेगार, कुली बर्दियाश मूवमेंट्स में एक्टिवली कंट्रीब्यूट किया। 1929 में कुमाऊं रीजन में लाहौर कांग्रेस के एनुअल सेशन में भी इन्होंने कुमाऊं रीजन को रिप्रेजेंट किया था। 1930 में इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लीड किया, जो कि फॉरेस्ट लॉज के अकॉर्डिंग ये चला रहे थे स्टेट में। 1940 जून 5 को इनका निधन हो गया। फिर आते हैं अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। इनका भी नाम बहुत फेमस है, इन्हें केसरी के नाम से जाना जाता है, कुमाऊं केसरी के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनका जन्म फरवरी 18, 1894 को अनुसुईया देवी में हुआ था। ये एक सक्सेसफुल लॉयर थे। 1921 में ये गढ़वाल यूथ कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। गाइस ये सारे जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ ये मैंने परीक्षा वाणी बुक से उठाए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रयाग दत्त पंत। ये है प्रयाग दत्त पंत। इनका जन्म 1898 चंडाक पिथौरागढ़ में होता है। इनको उत्तराखंड में
लैंड से रिलेटेड मूवमेंट शुरू करने का क्रेडिट दिया जाता है। ही इज क्रेडिटिंग विद स्टार्टिंग द मूवमेंट ऑफ लैंड ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के भू कानून, ठीक है, इसको स्टार्ट करने का इन्हें क्रेडिट दिया जाता है। फिर आते हैं बिहारी लाल चौधरी, ये है, ये पहले हरिजन मेंबर थे जो कि जनरल सीट से इलेक्ट हुए थे एंटायर कंट्री में, पहले हरिजन मेंबर थे टू बी इलेक्टेड एज टू अ जनरल सीट। 1929 में इन्होंने हिस्टोरिक लाहौर कांग्रेस, यानी कि 1929 का सेशन आपको पता है, लाहौर लाहौर का सेशन, इसमें हमने पूर्ण स्वराज की मांग करी थी, ठीक है, इसमें हमने पूर्ण स्वराज की मांग करी थी और ये निश्चित हुआ था कि 26 जनवरी 1930 को हम रावी नदी के किनारे झंडा फहराएंगे। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, लाहौर सेशन जो है 1929 का वो बहुत फेमस है। तो इन्होंने लाहौर सेशन में पार्टिसिपेट किया था और बहुत सारे सत्याग्रही के साथ इनका अरेस्ट भी हुआ था। फिर आते हैं मोहन सिंह मेहता। मोहन सिंह मेहता 1897 में बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में पैदा होते हैं। 1921 में इन्होंने कुमाऊं परिषद की एक ब्रांच खोली कत्यूर में, ठीक है, और फोर्स्ड लेबर यानी कि बंधुआ मजदूरी, फोर्स्ड लेबर के अगेंस्ट इन्होंने क्या चलाया, मूवमेंट चलाया। और ये उत्तराखंड के पहले ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जो जेल गए थे, ठीक है, उत्तराखंड के पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जो जेल गए थे। फिर आते हैं इंद्र सिंह दयाल। इंद्र सिंह दयाल का मुझे आप फोटोग्राफ नहीं मिला है। ये फ्रीडम फाइटर थे, पॉलिटिशियन थे, राइटर थे, सोशल वर्कर थे, गांधीयन पीपल्स लीडर थे, ठीक है, गांधीवादी जो विचारधाराएं हैं उनको मानते थे। 1932 में इन्हें कुमाऊं यूथ कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है, अल्मोड़ा में जो होती है कुमाऊं यूथ कॉन्फ्रेंस। 1973 में इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है कुमाऊं's कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फ्रीडम स्ट्रगल, ये इनकी बुक है। फिर आते हैं भवानी सिंह रावत। भवानी सिंह रावत 8 अक्टूबर 1910 को नाथुपुर गांव पौड़ी में जन्म होता है इनका। ही वॉज द ओनली मेंबर फ्रॉम उत्तराखंड इन HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, उसमें उत्तराखंड से सिर्फ यही एक मेंबर थे जो उसका पार्ट थे, ठीक है, HSRA का, ओके, जिसका फॉर्मेशन कब होता है 1928 को, जो कि आजाद द्वारा लेड की जाती है। इन्होंने शहीद मेला दुगड्डा में, जो शहीद मेला होता है आज तक भी होता है, इन्होंने वो स्टार्ट किया था, ठीक है, आज भी ये शहीद मेला दुगड्डा में होता है। उसे स्टार्ट करने वाले कौन थे, भवानी सिंह रावत। इनका पार्टिसिपेशन कौन से ऑर्गेनाइजेशन में था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से नाता रखने वाले उत्तराखंड के कौन से व्यक्ति थे, वो थे भवानी सिंह रावत। फिर आते हैं जगमोहन सिंह नेगी। जगमोहन सिंह नेगी का जन्म 1905 में होता है। सत्याग्रह मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट करा 1930 के, ठीक है, और ये जेल भी गए इसलिए उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली में, इन द हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली रिप्रेजेंटेशन, मिस्टर नेगी जी ने 5 टाइम्स कॉन्सिक्यूटिवली उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट को जीता है। ये इनका एक रिकॉर्ड है, ठीक है, इन्होंने ये रिकॉर्ड है कि एंटरिंग द असेंबली 5 टाइम्स कॉन्सिक्यूटिवली, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, महावीर त्यागी। आपको क्या याद रखना है कि 5 बार लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा में चुने जाने वाले लगातार, ये इनका रिकॉर्ड है, और 1930 का सत्याग्रही मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने वाले, ठीक है। फिर आते हैं महावीर त्यागी। महावीर त्यागी 1899 में बॉर्न होते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान इन्हें ईरान भेज दिया जाता है, पर अपने नेशनलिस्ट बिलीफ यानी कि जो क्या कहते हैं पेट्रियोटिक बिलीफ, अपने देश की तरफ समर्पित इनकी विचारधाराओं की वजह से इनका कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है, और क्या कर दिया जाता है, इन्हें मिलिट्री से डिसमिस कर दिया जाता है। ये लोकसभा की सीट से इलेक्ट होते हैं देहरादून पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से पहले जनरल इलेक्शन में, ठीक है। उस समय जो जनरल इलेक्शन मतलब उस समय जो इलेक्शन होते थे प्री इंडिपेंडेंस, हम उसकी बात कर रहे हैं, ये चीज आपको क्लियर रखनी है, क्योंकि आप देख सकते हैं जब इनका जन्म 1899 में होगा तो पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात नहीं कर रहे होंगे, हम प्री इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देहरादून पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये लोकसभा की सीट पर इलेक्ट होते हैं, ठीक है, यानी कि पीपल्स हाउस। फिर इंडिपेंडेंस मूवमेंट में ये बढ़ चढ़कर पार्ट लेते हैं। इन्हें सुल्तान ऑफ देहरादून के नाम से जाना जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। किसको, महावीर त्यागी जी को। 1923 से
ये मेंबर रहते हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का और ये कंटिन्यूसली 44 इयर्स तक इसके मेंबर रहते हैं। फिर आते हैं सोबन सिंह जीना। सोबन सिंह जीना भी बहुत फेमस है। 1909 में कुमाऊं में इनका जन्म होता है। इन्होंने राजपूत सभा का फाउंडेशन किया कुमाऊं में और एक्टिव रोल निभाया। क्षत्रिय ब्रिंग रिफॉर्म्स टू दी क्षत्रिय कम्युनिटी, क्षत्रिय कम्युनिटी में सुधार लाने के लिए इन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर अपना रोल निभाया, मतलब बहुत बढ़ चढ़कर काम किया। इनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन्हें राय बहादुर के टाइटल से नवाजा था। आप याद रखेंगे किस टाइटल से, राय बहादुर के टाइटल से। किसके पास है ये टाइटल, सोबन सिंह जीना के पास है। इनको ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था, ठीक है। ही वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन कुमाऊं। कुमाऊं में जो कांग्रेस का गठन होता है उसके वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स थे ये, ठीक है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ भारतीय जनता पार्टी ही वाज अपॉइंटेड एज इट्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी का गठन होने के बाद ये बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बन जाते हैं। फिर आते हैं हमारे परिपूर्णानंद पेन्यूली। परिपूर्णानंद पेन्यूली का जन्म 1924 टिहरी में होता है। ये टिहरी स्टेट प्रजामंडल के मेंबर रहे। ओके 1977 में इन्होंने मानवेंद्र शाह को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट से हरा दिया था, यानी कि एमपी की सीट से हरा दिया था। 1950 में ये उत्तर प्रदेश हरिजन सेवा संघ के क्या रहे, सेक्रेटरी रहे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के बाद भी इन्होंने हरिजन्स को बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री साइड तक लेकर आए, यानी कि यात्रा करवाई। बहुत ज्यादा अपोजिशन के बाद भी, यानी कि इनका बहुत ज्यादा विरोध हुआ, उसके बाद भी इन्होंने हरिजनों को चार धाम की यात्रा करवाई। और 1996 यानी कि 1996 में इन्हें डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से नवाजा गया, जो कि किसके द्वारा दिया जाता है, इंडियन दलित लिटरेचर अकेडमी द्वारा। फिर आते हैं डॉक्टर भक्त दर्शन। डॉक्टर भक्त दर्शन फेब्रुवरी 12 1912 में मेहरान विलेज पौड़ी गांव में जन्म लेते हैं। 14 जनवरी 1921 में बद्रीदत्त पांडे से इंस्पायर होने के बाद इन्होंने अनटचेबिलिटी मूवमेंट के दौरान, बद्रीदत्त पांडे से इंस्पायर होने के दौरान इन्होंने लाइफ लॉन्ग ये शपथ ली कि ये खादी पहनेंगे और कोई भी विदेशी कपड़ा नहीं पहनेंगे। किसके दौरान, 1931 के अनटचेबिलिटी 1921 के अनटचेबिलिटी मूवमेंट के दौरान, जो बद्रीदत्त पांडे द्वारा चलाया जा रहा था। इन्होंने क्या करा, कसम खाई कि मैं जिंदगी भर खादी पहनूंगा और कभी भी कोई भी विदेशी वस्त्र धारण नहीं करूंगा। इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान, यानी कि आजादी के आंदोलन के दौरान जब ये गांधी जी के कांटेक्ट में आए तो इन्होंने अपने नाम से जो इनका कास्ट थी वो हटा दी, यानी कि अपने नाम से इन्होंने अपना सरनेम हटा दिया। 1939 में भैरवदत्त धूलिया ने वीकली न्यूज़पेपर कर्मभूमि का स्टार्ट करा लैंसडॉन से इनके साथ मिलकर, यानी कि ये कौन, भक्त दर्शन और भैरवदत्त धूलिया ने कर्मभूमि नामक न्यूज़पेपर का स्टार्ट करा लैंसडॉन से, आप याद रखेंगे, ठीक है। इन्होंने एमपी, ये गढ़वाल से 4 बार एमपी चुने गए हैं, ठीक है। बाद में कानपुर यूनिवर्सिटी के चांसलर भी बनाए गए और उत्तर प्रदेश हिंदू संस्थान के वाइस प्रेसिडेंट भी बनाए गए। इसके बाद इन्होंने देवगंत विभूतिया गढ़वाल में नामक पुस्तक भी लिखी। सुमन स्मृति ग्रंथ, मुकुंदलाल बैरिस्टर स्मृति ग्रंथ और स्वामी रामतीर्थ स्मृति ग्रंथ नामक पुस्तकें भी इन्होंने लिखी, ठीक है। कौन, भक्त दर्शन। फिर आते हैं श्रीदेव सुमन, इनको भी कौन नहीं जानता। मई 1916 जलगांव टिहरी में इनका जन्म होता है। 14 साल की आयु में ही 1930 को इन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया था देहरादून से, और इस वजह से ये 15 दिन के लिए जेल में भी गए थे। टिहरी स्टेट प्रजामंडल के ये गठन करते हैं देहरादून में, कब, 23 जनवरी 1939 को, और इस संगठन को अपनी देखरेख में चलाते हैं। फरवरी 21 1944 को इनके ऊपर सिडेशन चार्जेस लग जाते हैं, ठीक है, श्रीदेव सुमन के अगेंस्ट, और इनको कोई भी गवर्नमेंट लॉयर प्रोवाइड नहीं किया जाता कि जो कि इनका केस लड़े, ठीक है। मतलब इनके खिलाफ बेसिकली सरकार चाल चलती है इनको तोड़ने के लिए। ऑन मे 3 1944 ये अन इनडेफिनिट हंगर स्ट्राइक, यानी कि अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं अपनी मांगों को लेकर, और 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनका 25 जुलाई 1944 को निधन हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि श्रीदेव सुमन का निधन कब होता है, या फिर 25 जुलाई 1944 का निधन, जिनका निधन हुआ उनका नाम क्या है, तो आप याद रखेंगे श्रीदेव सुमन। इनका एक बहुत फेमस कथन है, आई विल सेक्रीफाइस माई लाइफ बट आई विल नॉट लेट द राइट्स ऑफ सिटीजन ऑफ टिहरी स्टेट बी क्रश्ड अंडर द फ्यूडल रूल, यानी कि मैं अपनी जान दे दूंगा पर मैं टिहरी के लोगों को वहां के राजा द्वारा, वहां के राजा के कुशासन द्वारा क्या कहते हैं उसे, एक्सप्लॉइट नहीं होने दूंगा, यानी कि बर्बाद नहीं होने दूंगा, ठीक है।
फिर आते हैं हेमवती नंदन बहुगुणा। हेमवती नंदन बहुगुणा, जिनको सन ऑफ सॉइल और सन ऑफ हिमालय भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, टाइटल है इनका। बहुगुणा जी का जन्म 25 अप्रैल 1919 को पौड़ी में हुआ। 1957 में इन्हें लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्ट किया गया फ्रॉम द सर्वोदय कांग्रेस, और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी बनाया गया पंत जी की सरकार में, ठीक है, जीबी पंत जी की सरकार में, ठीक है, ये जब 1946 में बने थे ना जीबी पंत जी, उनकी सरकार में। 1972 में लोकसभा की सीट, इलाहाबाद से लोकसभा की सीट से चुनाव जीते थे। एक साल बाद 1973 में इनको जेल भेज दिया गया, ठीक है, इंदिरा गांधी जी ने हेमवती नंदन बहुगुणा को, जब ये चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के। 1979 में इन्होंने लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का गठन करा। है ना, 1982 में ये गढ़वाल पार्लियामेंट्री सीट से क्या करा, इन्होंने चुनाव जीता और मिनिस्टर बन गए, यानी कि जीत गए उस पार्टी से चुनाव। 1984 में चरण सिंह के साथ मिलकर इन्होंने दलित मजदूर किसान पार्टी का गठन किया। कौन सी पार्टी का? दलित मजदूर किसान पार्टी का इन्होंने गठन किया 1984 में चरण सिंह के साथ मिलकर। पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, और इन्होंने पार्लियामेंट्री इलेक्शन यानी कि 1984 में ही इन्होंने पार्लियामेंट्री इलेक्शन लड़े और इलाहाबाद की सीट से, पर ये हार गए। किसके अपोजिट? इनके अपोजिट कौन थे? अमिताभ बच्चन। देखिए ये बहुत फेमस नाम है ना, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महाराज मानवेंद्र शाह, टिहरी स्टेट के लास्ट किंग, ठीक है, महाराज मानवेंद्र शाह। इनका जन्म 1921 प्रतापनगर टिहरी में होता है। इनका जन्म 1921 प्रतापनगर टिहरी में होता है। इनको 25 जुलाई 1946 को टिहरी का राजा के रूप में इनका राज्याभिषेक किया जाता है, और ये राज्याभिषेक की डेट ना किसी एग्जाम में पूछी गई थी। टिहरी में मर्जर होने के बाद, टिहरी का इंडियन स्टेट में मर्जर होने के बाद इन्होंने सेपरेट स्टेट यानी कि एक अलग उत्तराखंड बनाया जाए, एक अलग पृथक राज्य बनाया जाए, उसके लिए मांग उठाई, यानी कि उसके लिए डिमांड रेज करी। मानवेंद्र शाह लोकसभा की सीट से जीते हैं टिहरी से 8 बार, ठीक है, 8 बार ये टिहरी की सीट से लोकसभा में इलेक्ट हुए हैं 2004 में, ठीक है, 8th टाइम 2004 में, तो उससे पहले ऑलरेडी 7 बार जीत चुके हैं। इनिशियली ही won continuously 3 times 1957, और 5 बार हाँ 5 बार कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1991। यानी कि आप डेट याद नहीं रखनी है, मैंने सिर्फ कंटिन्यूटी के फॉर्म में डेट डाली है। आपको याद रखना है कि टिहरी से 8 बार चुने जाने वाले मानवेंद्र शाह है लोकसभा की सीट से। 25 अक्टूबर 1946 को इनका क्या होता है? राज्याभिषेक होता है। आखिरी किंग है ये मानवेंद्र शाह, कहाँ के? टिहरी स्टेट के। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि टिहरी राज्य के आखिरी किंग मानवेंद्र शाह। फिर आते हैं नारायण दत्त तिवारी, इनको फेमसली एनडी तिवारी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इन्हें विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, यानी कि डेवलपमेंटल मैन। इनका जन्म 1924 को नैनीताल में होता है। इन्होंने 1965 में कांग्रेस को ज्वाइन किया था। इनको एमएलए बनाया जाता है काशीपुर असेंबली सीट से 1969 में और 74 में भी, और जनवरी 1976 में भी। इनको उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है पहली बार, ठीक है, जनवरी 1976 में। इनको ये लोकसभा की सीट से नैनीताल से लड़ते हैं 1980 में, और प्लानिंग मिनिस्टर भी बन जाते हैं केंद्र में। 1984 में 1984 में ये चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं दूसरी बार उत्तर प्रदेश के, और तीसरी बार बनते हैं 1988 में, यानी कि 3 बार चीफ मिनिस्टर बने हैं। मार्च 2002 को ये उत्तराखंड के, यानी कि जब हमारा उत्तराखंड सेपरेट स्टेट बन गया था 2000 के बाद, तो ये पहले इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन है? वो है नित्यानंद स्वामी, पर वो इंटरिम सरकार के हैं, वो इंटरिम सरकार के हैं, जब कोई भी इलेक्शन नहीं हुए थे, अस्थायी सरकार जो होती है। पर इलेक्टेड सरकार यानी कि जनता द्वारा चुने गए कौन है फर्स्ट हमारे चीफ मिनिस्टर? वो है एनडी तिवारी जी, ठीक है, याद रखेंगे। फिर आते हैं डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी 5 जनवरी 1934 को इनका जन्म अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में होता है, ठीक है। ये आरएसएस के साथ जुड़े हुए थे, यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और ये मेंबर भी बन गए जनसंघ पार्टी के। जब जनसंघ पार्टी का जनता पार्टी में विलय हो गया, यानी कि मर्ज हो गई 1977 में, तो ये पहले स्टेट सेक्रेटरी बनाए गए न्यूली फॉर्म बीजेपी के। यानी कि जब जनसंघ पार्टी और जनता पार्टी मिली तो क्या बना? बीजेपी बना, भारतीय जनता पार्टी। तो उसके पहले स्टेट सेक्रेटरी कौन बने? डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। और ये अल्मोड़ा से एमपी भी चुने गए, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी चुने गए। इन्होंने बीजेपी के प्रेसिडेंट के रूप में
एकता यात्रा शुरू करी थी, जो कि कहाँ से थी, कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक थी 1992 में, जब ये बीजेपी के प्रेसिडेंट थे, यानी कि बीजेपी के जब ये लीडर थे यानी चेयरमैन थे, उस वक्त इन्होंने एकता यात्रा यानी कि यूनिटी मार्च भी शुरू किया था कश्मीर से कन्याकुमारी तक 1992 में। और टेररिस्ट की धमकियों के बावजूद भी, यानी कि वहां पे आतंकवादियों की धमकियों के बावजूद भी, इन्होंने श्रीनगर की लाल चौक, श्रीनगर यानी कि हमारा JNK में जो श्रीनगर है, ये वाला श्रीनगर नहीं, श्रीनगर की लाल चौक पर 15 अगस्त 1992 को तिरंगा भी फहराया था। फिर आते हैं मेजर जनरल भुवन सिंह खंडूरी। ही वॉज बॉर्न ऑन 1 अक्टूबर 1933 इन देहरादून। 1982 में इनको अति विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा जाता है। ये लोकसभा मेंबर भी बनते हैं गढ़वाल से 1991 में। 8 मार्च 2007 को इन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है उत्तराखंड का। जब इन्हें एक बात याद रखना, जब इन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है ना, तो ये MLA नहीं होते हैं किसी भी सीट से, ठीक है। फिर उसके ये एक प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं अगर वहां पे हंग असेंबली है, यानी कि कोई भी पार्टी में मेजोरिटी नहीं है, तो गवर्नर को ये अथॉरिटी होती है कि वो अपने चॉइस के द्वारा बाय हिज ओन डिस्क्रिशन वो चीफ मिनिस्टर बना सकता है। बट अगर वो चीफ मिनिस्टर किसी भी सीट से इलेक्टेड नहीं है, तो विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें किसी सीट से निर्वाचित होना पड़ता है, यानी कि किसी सीट का MLA उन्हें बनना पड़ता है, ठीक है। उन्होंने जब चीफ मिनिस्टर की ओथ ली थी, तो ये कहीं से भी इलेक्टेड नहीं थे, पर इन्होंने बाय इलेक्शन जीता धूमकोट असेंबली से सितंबर 2007 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये थे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लिटरेचर्स, जर्नलिस्ट, हिस्टोरियंस और एजुकेशनिस्ट, ठीक है। सबसे पहला नाम आता है गुमानी पंत जी का, ठीक है, कवि गुमानी पंत। इनका जन्म फरवरी 1790 में होता है, काफी पुराने हैं ये। कहाँ होता है, प्रेजेंट डे काशीपुर में, जो उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में है। इनका ओरिजिनल नेम लोकनाथ या लोक रत्न भी था। ओरिजिनल नेम बहुत पूछे जाते हैं, इनका ओरिजिनल नेम क्या था, लोकनाथ या लोकरत्न पंत। ये काशीपुर के राजा गुमानी सिंह के दरबारी कवि थे, इसलिए इनका जो टाइटल पड़ गया वो गुमानी पड़ गया। तो ये आपसे पूछा जा सकता है गुमानी पंत का टाइटल किस राजा के ऊपर पड़ा। देखिए नाम सेम सेम है, तो हम वो ऐसे दे सकते हैं कि लोकनाथ रत्न या लोकनाथ पंत किस राजा के दरबारी कवि थे, तो वो थे गुमानी सिंह देव के दरबारी कवि थे, जिनकी वजह से उनका जो टाइटल हुआ वो गुमानी पंत हो गया, ठीक है। इन्होंने संस्कृत में बहुत सारी पुस्तकें लिखी, ठीक है। इन्होंने कुमाऊनी, हिंदी, संस्कृत, नेपाली अपनी बहुत सारी पुस्तकें लिखी, और इन्होंने गुमान नीति नामक अपनी एक किताब भी लिखी। सर जॉर्ज गियर्सन ने इन्हें ओल्डेस्ट पोएट ऑफ कुमाऊं के नाम से जाना है, यानी इनको कंसिडर किया है कि ही इज द ओल्डेस्ट पोएट ऑफ कुमाऊं। किसने, सर जॉर्ज गियर्सन ने इन्हें कंसिडर किया है कि ही वाज द ओल्डेस्ट पोएट ऑफ कुमाऊं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हु इज कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट पोएट ऑफ कुमाऊं, वो है गुमानी पंत, और किसने कंसिडर किया इन्हें, सर जॉर्ज गियर्सन ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं विशंबर दत्त चंदोला। विशंबर दत्त चंदोला जी का जन्म 1879 में थापली गांव पौड़ी में होता है, ठीक है, पौड़ी गढ़वाल में होता है। इन्हें भीष्म पितामह की उपाधि से नवाजा गया है, यानी कि इन्हें भीष्म पितामह ऑफ हिंदी जर्नलिज्म इन गढ़वाल, इस नाम से जाना जाता है, यानी कि इस ख्याति से मतलब इनको ये वो दिया, ऑनर दिया गया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भीष्म पितामह ऑफ जर्नलिज्म इन गढ़वाल किसको कहा जाता है, विशंबर दत्त चंदोला जी को, ठीक है। 1901 में गढ़वाल यूनियन से इन्होंने क्या शुरू करा, इन्होंने न्यूज़पेपर का पब्लिकेशन करा गढ़वाली नामक, जो कब से स्टार्ट हुआ, 1905 से स्टार्ट हुआ। चंदोला जी और नैथानी जी इसके एडिटर बने। फरवरी 16 1914 को दुगड्डा में कॉन्फ्रेंस के दौरान इन्होंने गढ़वाल के 3 न्यूज़पेपर, कौन कौन से, विशाल कीर्ति, गढ़वाल समाचार और गढ़वाली को मिलाकर एक वीकली गढ़वाल नामक न्यूज़पेपर का क्या करा, लॉन्च शुरू करा 1915 में, ठीक है। कब, इनकी ड्यूरिंग ए कॉन्फ्रेंस इन दुगड्डा, इन्होंने 3 न्यूज़पेपर, कौन कौन से न्यूज़पेपर, विशाल कीर्ति, गढ़वाल समाचार और गढ़वाली, इनको मिलाकर एक वीकली न्यूज़पेपर गढ़वाल नामक का संपादन शुरू करा 1915 में, और इन्होंने उसका एडिटर अपॉइंट हुए, किसका, गढ़वाल नामक समाचार पत्र का, 1915 में जो इन्होंने लॉन्च किया था, ठीक है। गढ़वाली नामक न्यूज़पेपर इन्होंने कब लॉन्च किया था, 1905 में। वीकली गढ़वाल कब शुरू करा था, 1915 में, याद रखें, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर आते हैं मुकुंदराम भरतवाल। इन्हें देवज्ञ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इन्हें देवज्ञ के नाम से भी जाना जाता है। बॉर्न होते हैं ये 1887 को पौड़ी में,
ये ग्रेट स्कॉलर रहे संस्कृत के और एस्ट्रोलॉजी के, ज्योतिषी के, ठीक है। इन्होंने 10,000 से ज्यादा श्लोकों की रचना करी है। अपने 44 सिग्निफिकेंट वर्कों के लिए जाने जाते हैं, कामों के लिए जाने जाते हैं, जिसमें से 22 पब्लिश्ड हो गए हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी ने इन्हें अभिनव बारहमीर के पुरस्कार से नवाजा है। किसने? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी ने। आपसे पूछ लिया जाएगा अभिनव बारहमीर टाइटल किसके पास है? वो है मुकुंदराम भरतवाल जी के पास। फिर आते हैं तोता कृष्ण गौराला। तोता कृष्ण गौराला का फर्स्ट गढ़वाली पोएट है ये। ओल्डेस्ट पोएट ऑफ कुमाऊं कौन है? बताना मुझे, ओल्डेस्ट पोएट ऑफ कुमाऊं। मैं यहाँ पे पूछ रही हूँ ना, तो यहीं पे आप वहां जब पढ़ेंगे ना, तो यहीं पे आप याद करेंगे ओल्डेस्ट पोएट ऑफ कुमाऊं। फर्स्ट गढ़वाली पोएट कौन है? तोता कृष्ण गौराला, ठीक है। इन्होंने नई डायमेंशन दी लिरिक्स को, पोएट्री को गढ़वाली लैंग्वेज में। 1895 में ये बॉर्न हुए थे गढ़वाल में, ठीक है। इन्होंने अपनी पहली आउटस्टैंडिंग लिरिकल पोयम जो जिसका नाम है प्रेमी पथिक, वो लिखी, जो कि 1932 में पब्लिश हुई। तात घनानंद और रचना रंजन इनके नोटेबल वर्क है हिंदी में, ठीक है। इन्होंने प्रेम पथिक किस में लिखी थी? इन्होंने हिंदी में लिखी थी, जो कि 1932 में पब्लिश हुई। हिज मोस्ट आउटस्टैंडिंग लिरिकल पोयम, अगर इनकी मोस्ट फेमस पोयम है तो एग्जाम में आ सकती है कि प्रेम पथिक किसकी पोयम है, वो है तोता कृष्ण गौराला की। फिर आते हैं ईलाचंद जोशी। ईलाचंद जोशी जी का जन्म सितंबर 1902 को अल्मोड़ा में होता है। 7th और 8th ग्रेड में पढ़ने के दौरान ही इन्होंने अपना पब्लिकेशन शुरू कर दिया, जो कि हैंड रिटन लिटरली मंथली मैगजीन थी, किसके नाम से? सुधारक नाम से, अल्मोड़ा से। ये अपनी 7th 8th क्लास में, कितने छोटे से होते हैं 7th 8th क्लास में, तो 7th 8th क्लास में ही अपनी हैंड रिटन लिटरली मंथली मैगजीन उन्होंने स्टार्ट करी, सुधारक नाम से, अल्मोड़ा में। और ये एक साइकोलॉजिस्ट नोवेलिस्ट थे, यानी कि ये एक जिनको साइकोलॉजी पढ़नी आती है ना, ये इस टाइप के नोवेलिस्ट थे। फिर आते हैं हमारे सुमित्रा नंदन पंत, बहुत फेमस। इनका जन्म 20 मई 1900 को कौसानी में होता है, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में। इनका चाइल्डहुड नेम गोसाई दत्त था, ठीक है। ऑल इंडिया, इट वॉज ऑन ए सजेशन, ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी कर दिया गया इनकी सजेशन पे, ठीक है। इनकी सजेशन पे ऑल इंडिया रेडियो का नाम क्या कर दिया गया? आकाशवाणी कर दिया गया। मैं यहाँ पे आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ, हाँ, इनको गोसाई दत्त के नाम से जाना जाता था। ये चीज पूछी गई है ऑलरेडी क्वेश्चन में, कि गोसाई दत्त के नाम से, जिनका बचपन का नाम गोसाई दत्त, वो कौन थे, ठीक है। ये तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बचपन का नाम इनका गोसाई दत्त था, इनको चाइल्डहुड में गोसाई दत्त के नाम से पुकारा जाता था। कौन थे वो व्यक्ति? वो है सुमित्रा नंदन पंत जी। और इन्हीं के ही सजेशन पे ऑल इंडिया रेडियो यानी कि AIR को आकाशवाणी के नाम से जाना जाने लगा 1938 में। इन्होंने एक मंथली मैगजीन भी रिलीज करी रूपव नाम से, ठीक है। और इन्होंने अपनी मतलब पोएट्री के फील्ड में इन्होंने अपनी एंट्री अपनी 18 साल की उम्र में ही कर दी थी। ये एक रोमांटिक पोएट थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा के समकक्ष इन्हें माना जाता है, उनके सेम लेवल पे इन्हें माना जाता है। इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया था 1961 में, और पहला ज्ञानपीठ अवार्ड इन्हें चिदम्बरा के लिए मिला 1968 में, इनकी पुस्तक चिदम्बरा के लिए। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर पीताम्बर दत्त भरतवाल। इनका जन्म 1901 में लैंसडाउन पौड़ी में होता है, ठीक है। इन्होंने डॉक्टरल ही रोट हिज डॉक्टरल थीसिस इन इंग्लिश। इन्होंने अपनी डॉक्टरल थीसिस लिखी इंग्लिश में। सब्जेक्ट ऑफ निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री। इन्होंने जो लेखन किया इंग्लिश में, थीसिस जो लिखी, उसका सब्जेक्ट किया था निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री। 1931 में ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू अर्न अ डॉक्टरेट ऑन अ हिंदी रिलेटेड टॉपिक। इनको हिंदी में डॉक्टरेट पाने वाले ये पहले व्यक्ति थे स्टेट से। फिर आते हैं भजन सिंह। भजन सिंह जी का जन्म 26 अक्टूबर 1905 को पौड़ी में होता है। इन्होंने इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट को ज्वाइन किया था, और कांग्रेस के ऑल इंडिया यूथ सभा यानी कि नौजवान सभा से जुड़े थे ये, ठीक है। इनको आर्मी में भी शामिल किया गया 1926 से 1945 तक। ये वहां, और जब इन्हें आर्मी में शामिल किया गया तो ये वहां पे एक्टिवली प्रोपोगेट करते थे नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, यानी कि ब्रिटिश आर्मी में भी ये क्या करते थे, राष्ट्रीय सेंटिमेंट्स क्या करते थे, सोल्जर्स के प्रति बढ़ाते थे। यानी कि वहां पे लोगों को बताते थे कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, या फिर हमें आजादी पाने के लिए क्या करना चाहिए। ये वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने जो थे ना, उनके सोर्स इंस्पिरेशन थे। ही वॉज अ सोर्स इंस्पिरेशन फॉर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, जो पेशावर इंसिडेंट के
नायक है, यानी कि जो पेशावर इंसिडेंट के हीरो हैं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, उनके इंस्पिरेशन कौन थे? उनके इंस्पिरेशन थे भजन सिंह। भजन सिंह ने 20 से ज्यादा किताबें लिखी हैं हिंदी और गढ़वाली में, ठीक है, 20 से ज्यादा किताबें लिखी हैं हिंदी और गढ़वाली में। और हिज लाइफ इज ऑल्सो डॉक्यूमेंटेड इन इंटरनेशनल बायोग्राफिकल लिटरेचर, उनकी जीवनी भी लिखी हुई है इंटरनेशनल बायोग्राफिकल लिटरेचर में भी। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल, इनका नाम, इनको उपनाम इनका क्या है? चारण। तो ये बहुत बार पूछा गया है कि चारण के नाम से कौन प्रसिद्ध है? डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल। इनका जन्म 12 नवंबर 1912 को पौड़ी में होता है, ठीक है। इनका वर्क प्लेस जो रहा वो दुगड्डा रहा, हालांकि इनका जन्म पौड़ी में हुआ। इन्होंने अपना काम प्रेस और अपनी बुक पब्लिश करी वीर गाथा प्रशासन। ड्यू टू हिज पैशन फॉर ट्रेवल, इनको ना घूमना फिरना बहुत पसंद था, ठीक है, इनको घूमना फिरना बहुत पसंद था, तो इनका जो नाम के आगे उपनाम इनका क्या लगा दिया गया? चारण। इनका नाम के आगे उपनाम दे दिया गया इन्हें चारण। घुमक्कड़ी का शौक रखते थे ये, ठीक है। इन्हें इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है, बहुत फेमस पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल जी को। इन्होंने एक लाइब्रेरी और म्यूजियम भी ओपन किया, किस नाम से? उत्तराखंड विद्या भवन के नाम से, अपने घर, अपने जहां पे उनका घर था, उनका घर दुगड्डा में, ठीक है। फिर आते हैं चंद्र कुमार बर्तवाल। चंद्र कुमार बर्तवाल, इनका ओरिजिनल नेम कुंवर सिंह बर्तवाल था। इनका जन्म 20 अगस्त 1919 को रुद्रप्रयाग में होता है, ठीक है। और बहुत छोटी उम्र में इनका निधन भी हो जाता है 1947 में। इन्हें निराला के समकक्ष माना जाता है, कंसिडर्ड इक्वल टू निराला, ठीक है, हिंदी लिटरेचर में। इनकी पोएट्री कलेक्शन को हिमवंत नाम से पब्लिश किया गया 1945 में, ठीक है। और काफल पाकू नामक फेमस पोयम जो है ना, काफल पाकू नामक, वो भी इन्हीं की ही फाइनेस्ट सॉन्ग्स मानी जाती है। हिंदी के फाइनेस्ट सॉन्ग में इनकी पोयम काफल पाकू को माना जाता है, ठीक है। इन्हें प्रेमचंद अभिनव ग्रंथ में भी इनकी जो पोयम है काफल पाकू, उसे प्रेमचंद अभिनव ग्रंथ में भी शामिल किया गया है। तो आपको क्या याद रखना है? काफल पाकू किनकी है? चंद्र कुमार बर्तवाल जी की है, जिनका ओरिजिनल नेम कुंवर सिंह बर्तवाल था, ठीक है। इनकी जो पोएट्री कलेक्शन है उसे हिमवंत के नाम से जाना जाता है, जो कब पब्लिश हुई थी? 1945 में पब्लिश हुई थी। आगे बढ़ते हैं, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड, इनका जन्म 1935 में कसौली हिमाचल प्रदेश में हुआ, पर इनका ज्यादा समय उत्तराखंड में बीता और ये उत्तराखंड में ही रहने लगे। he is the country's greatest children's writer who writes in English। ये फेमस बाल साहित्यकार थे जो इंग्लिश में लिखते थे। इनकी फेमस बुक जो है, इनकी फर्स्ट बुक जो है, ये पूछी गई है ऑलरेडी एग्जाम में। इनकी फर्स्ट बुक है रूम ऑन द रूफ, 1955 में ये रिलीज हुई। इनको पद्मश्री अवार्ड मिला 1999 में, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला 2012 में, और पद्म भूषण मिला इन्हें 2014 में। ये है रस्किन बॉन्ड। फिर आते हैं दुर्गाचरण काला। दुर्गाचरण काला बॉर्न इन 1921 पौड़ी डिस्ट्रिक्ट। इनके मेमोयर्स किस नाम से फेमस है? मेमोयर्स ऑफ द राज इज एन इंपॉर्टेंट बुक फॉर द स्टडी ऑफ ब्रिटिश रूल इन कुमाऊं एंड गढ़वाल। अगर कुमाऊं और गढ़वाल में ब्रिटिश रूल को अगर पढ़ा जाए तो इनकी पुस्तक राज, मेमोयर्स ऑफ राज, ये फेमस बुक है अगर किसी को ब्रिटिश रूल के बारे में पढ़ना है कुमाऊं और गढ़वाल के, ठीक है। कुमाऊं और हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल भी इनकी फेमस वर्क है, ठीक है। किसका फेमस वर्क? जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं और हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल, किसके फेमस वर्क है? दुर्गाचरण काला जी के। और इनकी एक फेमस बुक क्या है? मेमोयर्स ऑफ राज, संस्मरण। मेमोयर्स ऑफ राज इनकी एक फेमस बुक है जो ब्रिटिश राज के बारे में बताती है कुमाऊं और गढ़वाल में। फिर आते हैं प्रोमिनेंट सोशल वर्कर्स और इन्वायरमेंटलिस्ट, समाजवादी और इन्वायरमेंटलिस्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले नाम आता है आचार्य श्रीराम शर्मा जी का। इनका जन्म मथुरा में होता है। इन्होंने अपने लाइफ का ज्यादा समय गायत्री साधना उत्तराखंड में बिताया, गायत्री साधना में, ठीक है। इन्होंने वासुदेव कुटुंबकम का कंसेप्ट को रियलाइज करा और शांति कुंज का एस्टेब्लिशमेंट करा गायत्री शक्तिपीठ में, जो कि कहां पर है? हरिद्वार में है, गंगा नदी के किनारे कुछ ही दूर पर, ठीक है। तो आपको क्या पॉइंट याद रखने हैं? श्री राम शर्मा जी ने गायत्री शक्तिपीठ में शांति कुंज का एस्टेब्लिशमेंट किया था, वासुदेव कुटुंबकम का कंसेप्ट दिया था और गायत्री साधना से ये जुड़े हुए थे। आगे बढ़ते हैं, जयानंद भारती जी। इनको कौन नहीं जानता? जयानंद भारती जी। इनका जन्म 17 अक्टूबर 1881 में क्राफ्ट्समैन फैमिली यानी कि दलित परिवार में होता है, शिल्पकार परिवार में होता है, पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में।
30 साल की उम्र में इन्होंने आर्य समाज की जो बुक थी सत्यार्थ प्रकाश, उसने इनकी आंखें खोल दी अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट, यानी कि सत्यार्थ प्रकाश बुक ने इन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला। इनको अनटचेबिलिटी की जितनी भी कुप्रथाएं होती हैं उसके बारे में बताया। ठीक है, इन्होंने अपनी वॉइस रेस करी अगेंस्ट अनटचेबिलिटी और प्रैक्टिस लाइक डोला पाल की इन गढ़वाल, और अपने लंबे समय के कोशिश के बाद इन्होंने इस प्रैक्टिस को एंड भी करवाया। आपको मैंने पहले पढ़ाया है ऑलरेडी, डोला पाल की मूवमेंट था जो उत्तराखंड में चलाया जाता था गढ़वाल वाले क्षेत्र में, जिसमें शिल्पकार वर्ग के जो दूल्हा दुल्हन थे उन्हें डोला पालकी में बैठने की अनुमति नहीं दी जाती थी। वो क्या करते थे, वो पैदल ही जाते थे। तो जयानंद भारती जी ने इसके खिलाफ क्या करा, इसके खिलाफ जयनंद भारती जी ने आंदोलन चलाया और शिल्पकारों को उनका अधिकार दिलवाया और डोला पालकी मूवमेंट जैसी प्रथाओं को खत्म करवाया। ठीक है, और ये कौन है, जयानंद भारती जी। इन्होंने अपने आप को आर्य समाज से जोड़ा, और आर्य समाज से जोड़ने के बाद इनका नाम जयानंद आर्य से जयानंद पथिक हो गया। ठीक है, इनके नाम के आगे पथिक भी जुड़ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पथिक किसके नाम के आगे जुड़ा है, जयानंद आर्य या फिर जयानंद भारती। फिर आते हैं मुंशी हरि प्रसाद टमटा। इनका जन्म 26 अगस्त 1888 को दलित फैमिली में होता है अल्मोड़ा की। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया दलितों को शिल्पकार शब्द दिलाने में। हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि दलितों को शिल्पकार शब्द किसने दिलवाया, वो थे हरि प्रसाद टमटा जी। ठीक है, इन 1905 ही फॉर्म टमटा सुधार सभा। इन्होंने टमटा सुधार सभा का गठन करा 1905 में, जो बाद में शिल्पकार सभा के नाम से जानी गई। 1934 में सोशल अवेयरनेस के एम के साथ इन्होंने समता नामक वीकली एक पब्लिकेशन भी शुरू करा अल्मोड़ा से। ठीक है, सोशल अवेयरनेस फैलाने के लिए 1934 में इन्होंने ये काम करा। कौन थे, मुंशी हरि प्रसाद टमटा जी। फिर आते हैं घनानंद खंडूरी जी। ये एक सोशल वर्कर थे, ये एक सोशल वर्कर थे, टॉप फॉरेस्ट बिजनेसमैन थे। खंडूरी जी का जन्म गढ़वाल में 1882 में होता है। ठीक है, इन्होंने सेवरल स्कूल खोले अपने खुद के पैसे से, इन्होंने बहुत सारे स्कूल खोले और गढ़वाल में एजुकेशन में बहुत अहम भूमिका निभाई। इन्होंने बिजनेस भी स्टार्ट किया। ठीक है, लोगों को बिजनेस स्टार्ट करना यानी कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का पाठ पढ़ाया, यानी कि स्वरोजगार कैसे हुआ बना जाता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, बिजनेस स्टार्ट करना लोगों को सिखाया, डिग्निटी से जीना सिखाया। 1920 में ही वॉज ऑनर्ड विद राय बहादुर अवार्ड। इनको राय बहादुर अवार्ड दिया गया। इससे पहले भी राय बहादुर अवार्ड का जिक्र हुआ है, आप मुझे बताएंगे किसको दिया गया था, नेम बताएंगे कमेंट में। ठीक है, इन हिज मेमोरी घनानंद इंटर कॉलेज स्टैब्लिश्ड मसूरी। मसूरी में इनके याद में घनानंद इंटर कॉलेज की स्थापना हुई थी। फिर आते हैं नारायण सिंह नेगी। नारायण सिंह नेगी हैज बीन प्लांटिंग ट्रीज फॉर द लास्ट 30 इयर्स। ये 30 वर्षों से अभी तक पेड़ लगा रहे हैं। इन्होंने रिकॉर्ड क्रिएट करा है इन्वायरमेंट में। ठीक है, अपने जो योगदान है उससे इन्होंने रिकॉर्ड क्रिएट करा इन्वायरमेंट में। इन्हें इन्वायरमेंट अवार्ड से नवाजा गया। इन्होंने अभी तक 70,000 से ज्यादा पेड़ लगाए हैं 75 प्रकार के, 27 हेक्टर लैंड में, थराली गांव में। ठीक है, अभी तक 30 सालों में। इन्हें गौरा देवी स्मृति अवार्ड से भी नवाजा गया है। क्या है ये, नारायण सिंह नेगी। फिर आते हैं विश्वेश्वर दत्त सकलानी। विश्वेश्वर दत्त सकलानी was awarded the इंद्र प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र अवार्ड इन 1986। इनको ये अवार्ड मिला, कौन सा, इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र अवार्ड। अपने रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट की फील्ड में अपने अद्भुत सहयोग के लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला था। इन्हें ट्री मैन ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है, यानी कि उत्तराखंड का वृक्ष मानव। क्या, वृक्ष मानव। ठीक है, फिर आते हैं सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म 1927 में टिहरी में होता है। ठीक है, बहुगुणा जी ने चिपको मूवमेंट के बारे में अवेयरनेस फैलाई, लोगों में इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज बताया, अलग विभिन्न देशों में जाकर भी। ठीक है, चिपको मूवमेंट के बारे में लोगों को बताया, ट्रीज की इंपॉर्टेंस के बारे में लोगों को बताया। ठीक है, इन्होंने लंदन में इन्वायरमेंटल प्रोग्राम को भी एड्रेस किया। ठीक है, इन्होंने लंदन में होने वाले इन्वायरमेंट प्रोग्राम्स को भी एड्रेस किया। ठीक है, वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिको में भी इन्होंने पार्टिसिपेट करा। 1981 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें पद्मश्री अवार्ड देने की घोषणा करी थी, पर इन्होंने लेने से मना कर दिया था, ही रिफ्यूज्ड इट। 1984 में सिंघवी ट्रस्ट द्वारा इन्हें राष्ट्रीय एकता अवार्ड से नवाजा गया। 1985 में इन्हें वृक्ष मित्र संस्था द्वारा बॉम्बे की वृक्ष मानव अवार्ड से नवाजा गया। कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा। आगे बढ़ते हैं, चंदी प्रसाद भट्ट। चंदी प्रसाद भट्ट जी का जन्म 1934 में होता है। ये सर्वोदय
मंडल उत्तराखंड के कोऑर्डिनेटर रहे। 1964 में इन्होंने दशौली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना करी। अब 70s में इन्होंने वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन खोला जिसका नाम था दलियों का दगड़िया नामक एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन खोला, जिसका काम था चिपको मूवमेंट के बारे में लोगों को स्प्रेड फैलाना, यानी कि लोगों को अवेयर करवाना। एशियाज बिगेस्ट अवार्ड इन्हें मिला है जिसका नाम है रेमन मैग्सेसे अवार्ड 1982 में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले ये उत्तराखंड के पहले व्यक्ति हैं। 1982 में इन्हें अवार्ड मिला, रेमन मैग्सेसे अवार्ड, इनकी कंट्रीब्यूशन के लिए इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट। इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया इंडियन सरकार द्वारा 1986 में, और पद्म भूषण दिया गया 2005 में। ये है चंदी प्रसाद भट्ट जी। आगे बढ़ते हैं स्वामी राम। स्वामी राम का ये एक मल्टीफेसेटेड इंडिविजुअल है, बहुआयामी एक व्यक्ति है। 1996 में इन्होंने साधना मंदिर आश्रम की स्थापना करी गंगा नदी के किनारे, ठीक है, जॉली ग्रांट के पास। 1989 में इन्होंने हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट का भी गठन करा, हिमालय में, मतलब देहरादून में बेसिकली। इनकी एक म्यूजिक बुक भी फेमस है, ठीक है, जिसने दुनिया को इंडियन म्यूजिक से फैमिलराइज करवाया, इंडियन म्यूजिक के बारे में लोगों को, दुनिया को बताया, ठीक है, कि इंडियन म्यूजिक सिस्टम की सिंप्लिसिटी के बारे में ये बुक बताती है इनकी, ठीक है। इन्होंने इंडियन म्यूजिक में भी योगदान दिया, हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट भी खोला, ठीक है, और साधना मंदिर आश्रम भी खोला, कहाँ पर, देहरादून जॉली ग्रांट के पास। फिर आते हैं कल्याण सिंह रावत मैती। इनका उपनाम क्या है, मैती, ये याद रखना है, मैती किसका उपनाम है, कल्याण सिंह रावत जी का। इनका जन्म 1953 बनौली गांव चमोली डिस्ट्रिक्ट में होता है। ये एक टीचर थे। 1974 में इन्होंने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ रेयर फॉरेस्ट एनिमल नाम का एक क्या खोला, एक इंस्टीट्यूट खोला, ठीक है। इन द मेमोरी ऑफ मार्टेड सोल्जर्स ऑफ कारगिल, कारगिल में शहीद हुए सिपाहियों के लिए इन्होंने शौर्य वन लगाया, ठीक है, मैती वन लगाया जनता के साथ मिलकर। 1995 में इन्होंने एक इमोशनल मूवमेंट शुरू करा, ठीक है, एक भावनात्मक मूवमेंट शुरू करा जिसका नाम था मैती, इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए। ये इन्होंने क्या करा, जो नवविवाहित स्त्रियां होती, जो अविवाहित लड़कियां होती हैं, वो अपने मायके में, मैती का मतलब होता है मायका, वो अपने मायके में यानी कि अपने मैटरनल होम में, ठीक है, अपने मैटरनल होम में एक पेड़ लगाती हैं अपनी शादी से पहले। उस पेड़ की रखवाली फिर कौन करता है, उस पेड़ की देख रेख, उसके पेड़ का सब कुछ उसकी कौन करता है, उसके मायके वाले करते हैं। तो एक इमोशनल मूवमेंट है, मैती के नाम से इन्होंने ये मूवमेंट चलाया था इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। अब ये गांव में एक शादी में होने वाला रिचुअल बन गया है, मतलब अब ये एक इंपॉर्टेंट क्या बन गया है, एक इंपॉर्टेंट रस्म बन गई है शादियों में की जाने वाली, ठीक है। ही ऑल्सो स्टार्टेड द माइटी अवार्ड टू एनकरेज दिस प्रोग्राम, इन्होंने अवार्ड देना भी शुरू करा इस प्रोग्राम के एनकरेजमेंट के लिए, ठीक है। ये कौन थे, कल्याण सिंह रावत मैती। अब आते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट में, सबसे पहले आते हैं मौला राम। मौला राम वेंट टू श्रीनगर फ्रॉम दिल्ली। मौला राम के डिसेंडेंट्स यानी कि मौला राम के जो पूर्वज थे वो दिल्ली से श्रीनगर आए थे 1658 में, ठीक है, और 1743 में मौला राम जी का जन्म होता है यहीं पर, कहां पर, श्रीनगर में ही। ही लर्न पेंटिंग फ्रॉम गुरु राम सिंह, गुरु राम सिंह से उन्होंने चित्रकला सीखी। ये कोर्ट पेंटर थे गढ़वाल राजाओं के, ठीक है, और इनका आर्ट स्कूल कहां पर था, श्रीनगर में था। ही वॉज अ गुड स्कॉलर ऑफ हिंदी, ये हिंदी के अच्छे लेखक थे। पर्शियन लैंग्वेज यानी कि फारसी में भी लिखते थे, संस्कृत में भी लिखते थे, तीनों लैंग्वेजेस में लिखते थे। याद रखना ये फारसी में भी लिखते थे, ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज में। ही ऑल्सो यूज्ड ब्रज भाषा, अपने लेखन को लिखने के लिए ब्रज भाषा का भी प्रयोग करते थे। गण राजवंश इनकी फेमस बुक है, ब्रज भाषा में लिखी हुई, याद रखना कौन सी बुक, गण राजवंश। बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी इनकी पेंटिंग्स को फेमस करने के लिए, ठीक है। His paintings are famous as गढ़वाल पेंटिंग्स इन द वर्ल्ड फेमस आर्ट गैलरी बॉस्टन म्यूजियम। बॉस्टन म्यूजियम की आर्ट गैलरी में इनकी पेंटिंग्स गढ़वाल पेंटिंग्स के नाम से फेमस है। आगे बढ़ते हैं, नारायण सिंह थापा धामी। नारायण सिंह थापा धामी का जन्म पिथौरागढ़ में होता है 1924 में। इन्होंने सिनेमेटोग्राफी में कोर्स किया था। इन्होंने हिमालयस के ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी, जो कि द फर्स्ट ऑफ विच वाज द जर्नी ऑफ फ्रेंडशिप, जो कि सबसे पहले डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या था इनकी, जर्नी ऑफ फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती की यात्रा। इन्होंने मोस्ट नोटेबल डॉक्यूमेंट्री बनाई थी फ्लड ऑफ डिब्रूगढ़, इनकी बहुत फेमस डॉक्यूमेंट्री है ये। और इन्होंने उन व्यक्तियों के ऊपर भी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिन्होंने एवरेस्ट को कॉन्कोर्ड किया, यानी कि जो एवरेस्ट की चढ़ाई करी।
आगे बढ़ते हैं, इंद्रमणि बडौनी। इंद्रमणि बडौनी गांधी ऑफ उत्तराखंड के नाम से फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंद्रमणि बडौनी जी, इन्हें उत्तराखंड का गांधी के नाम से पुकारा जाता है। इनका जन्म 1924 को टिहरी में होता है। ठीक है, इनका जन्म 1924 को टिहरी में होता है। ही फर्स्ट एंटर्ड द फील्ड ऑफ वर्क एज अ फोक आर्टिस्ट। इन्होंने फोक आर्टिस्ट के रूप में अपने क्या करा, फील्ड में एंट्री करी। 1956 में 1956 में इन्होंने अपना फेमस चौफला केदार नृत्य डांस नामक एक किताब लिखी। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट पॉलिटिशियन टू डिमांड अ सेपरेट स्टेट। ये पहले पॉलिटिशियन थे जिन्होंने अलग उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनाने के लिए, एक सेपरेट स्टेट बनाने के लिए क्या करा, डिमांड किया। इन्होंने पब्लिक सपोर्ट और टू गिव पब्लिक सपोर्ट टू दिस डिमांड, इन्होंने उत्तराखंड क्रांति दल का गठन भी करा था 1979 में। 1979 में इन्होंने उत्तराखंड क्रांति दल का गठन करा था। ठीक है, अपनी इस डिमांड को पब्लिक सपोर्ट दिलाने के लिए। फिर आते हैं रणवीर सिंह बिष्ट। रणवीर सिंह बिष्ट जी का जन्म 1928 में लैंसडॉन में होता है। ठीक है, ये पहले इंडियन बनते हैं टू बी अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल ऑफ लखनऊ आर्ट कॉलेज। लखनऊ आर्ट कॉलेज के बनने वाले पहले पर्सन होते हैं। He was the first person from the state to receive पद्मश्री। इन्हें राज्य में ये पहले पुरुष हैं जिन्हें पद्मश्री मिला 1991 में। ठीक है, His monogram R.S. Bist in Search of Self बुक पब्लिश करी थी केंद्र द्वारा। आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं यशोधर मठपाल। यशोधर मठपाल जी का जन्म 1939 में अल्मोड़ा में होता है। इन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी नेशनल म्यूजियम और 1983 में इन्होंने फोक कल्चर म्यूजियम भीमताल में इन्होंने क्या करा, एस्टेब्लिशमेंट करा। 1938 में इन्होंने अपनी जॉब छोड़ने के बाद इन्होंने 19 ओरिजिनल बुक्स लिखी प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी और फोक आर्ट कल्चर पर। इन्होंने कमेंडेबल वर्क किया कास्ट क्राफ्ट ऑफ उत्तराखंडी कास्ट कला पर। ये वाला कास्ट नहीं, ये सब होता है हिंदी इंग्लिश कन्वर्जन में, ये वाला कास्ट। ठीक है, उत्तराखंड के क्राफ्ट्स पर, उत्तराखंड के क्या जो उत्तराखंड में यहाँ पर क्या बनाए गए हैं, जो भी आर्ट्स बनाई गई हैं, जो भी मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं, उन पे इन्होंने कमेंटेबल वर्क किया। इन्हें पद्मश्री मिला 2005 में। ठीक है, फिर आते हैं अनूप शाह। अनूप शाह जी रिनाउंड फ्रीडम फाइटर होते हैं, माउंटेनियर होते हैं, राइटर होते हैं। ठीक है, इनका जन्म नैनीताल में होता है 1949 में। इन्होंने कुमाऊं हिमालय टेम्पटेशन नाम की किताब लिखी जो 1983 में पब्लिश हुई। इन्होंने नैनीताल द लैंड ऑफ वुड ट्रम्पेट एंड सॉन्ग्स भी पब्लिश की 1999 में। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट फेमस साइंटिस्ट। अब पढ़ते हैं फेमस साइंटिस्ट के बारे में। सबसे पहला नाम आता है पंडित नैन सिंह रावत का। इनका जन्म 1830 में मुंशियारी पिथौरागढ़ में होता है। इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करा। इन्होंने क्या करा, इन्होंने पैदल यात्रा करी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर। इन्होंने एक डिफिकल्ट सर्वे करा 1866 में 1866 में नेपाल बॉर्डर से लहासा तक यानी कि तिब्बत तक एक ट्रेडर के वेश में यानी कि एक व्यापारी के वेश में। इस जर्नी के दौरान इन दिस जर्नी ही मार्क द लैटिट्यूड्स ऑफ 99 प्लेसेस। इन्होंने 99 प्लेसेस का लैटिट्यूड्स मार्क करे एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जिसका नाम है सेक्सटेंट। इस इंस्ट्रूमेंट से क्या करा जाता है, कॉर्नर्स मेजर किए जाते हैं। इन्होंने सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी रिगार्डिंग द इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ, वहां जहां से गुजरते थे वहां के लोगों के बारे में, वहां की इकोनॉमिक लाइफ के बारे में, वहां की सोशल लाइफ के बारे में ये पूछते जाते थे। इन्होंने ब्रह्मपुत्र रिवर के 600 मील के पाथ का भी सर्वे करा। ठीक है, इस काम से खुश होने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन्हें कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर अवार्ड से नवाजा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक ये अवार्ड किसी और का नहीं है। कंपेनियन ऑफ इंडियन अवार्ड किसको नवाजा, पंडित नैन सिंह रावत। ये क्यों फेमस है, ये फेमस है पैदल यात्रा करने के लिए फ्रॉम नेपाल बॉर्डर टू लहासा। ठीक है, 99 लैटिट्यूड्स का इन्होंने क्या करा, 99 लैटिट्यूड्स का इन्होंने मार्क करा, ब्रह्मपुत्र रिवर के 600 मील के पाथ का सर्वे भी करा। ठीक है, ही ऑल्सो रिसीव जागीर ऑफ मुरादाबाद। अभी तक ये ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ है, इन्हें मुरादाबाद गांव की जागीर भी दी गई थी। ठीक है, उस समय के वाइसरॉय द्वारा। किसको, पंडित नैन सिंह रावत जी को। फिर आते हैं श्री कृष्ण जोशी। इनका जन्म 1860 में होता है। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सोलर एनर्जी को यूज किया। ठीक है, इन्होंने एक भानु प्रताप यंत्र बनाया जिसको इन्होंने पेटेंट करवाया 1893 में। 1902 में इन्होंने सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट करा इस डिवाइस का, जो कि किसके ऊपर करा, एक स्टीम इंजन के ऊपर लखनऊ में।
इन्होंने चरखा और लैंप भी बनाया, जो कि एक इनकी इंपॉर्टेंट साइंटिफिक डिस्कवरीज मानी जाती है। फिर आते हैं सर रोनाल्ड रॉस, ये रोनाल्ड रॉस है, ठीक है, ये अल्मोड़ा में पैदा हुए। इन्होंने मलेरिया पैरासाइट जो है ना, एनाफिल्स मॉस्किटो, उसकी खोज करी, उसको डिस्कवर किया। ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन इन 1902, इन्हें मेडिसिन में नोबेल प्राइज भी मिला था 1902 में। फिर आते हैं देवी दत्त पंत। देवी दत्त पंत जी का जन्म पिथौरागढ़ में होता है, ठीक है, पिथौरागढ़ में होता है। उन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करी फिजिक्स में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से 1942 में। उन्होंने फोटो फिजिक्स लेबोरेटरी भी खोली देवी सिंह बिस्ट गवर्नमेंट कॉलेज नैनीताल में, और वहां पर अपना काम शुरू करा, अपने शोध काम शुरू करे, यानी कि रिसर्च वर्क शुरू करे फोटोमेट्री में, ठीक है। उनका बिगेस्ट और फर्स्ट सक्सेस था इस लेबोरेटरी का, जो उन्होंने लेबोरेटरी खोली, कौन सी, देवी सिंह बिस्ट गवर्नमेंट कॉलेज में उन्होंने लेबोरेटरी खोली। इसका फेमस वर्क क्या था कि इन्होंने आइडेंटिफाई करा द क्लास रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा ऑफ फ्रोजन यूरिनल सॉल्ट्स। फ्रोजन यूरिनल सॉल्ट्स, या यूरिनल सॉल्ट्स क्या होते हैं, जो यूरिन से निकलने वाले सॉल्ट्स होते हैं, जिनसे नालियां, जिनसे पाइप ब्लॉक हो जाते हैं, उसके लिए कौन सा क्लास रिस्पॉन्सिबल है, उसको आइडेंटिफाई किया, ठीक है। केमिस्ट्री का बेसिकली इन्होंने क्या करा, इन्होंने केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट किया। फिर आते हैं प्रोफेसर ब्रिजानंद प्रसाद घिल्डियाल। इनका जन्म 1927 में होता है, ये एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं। इनका फर्स्ट रिसर्च स्कॉलर है ये कंट्री के पहले शोधकर्ता हैं। ही वॉज द फर्स्ट रिसर्च स्कॉलर ऑफ द कंट्री, नॉट स्टेट, राज्य के नहीं, देश के। 1970 में इन्हें रफी अहमद खिदवई मेमोरियल अवार्ड से नवाजा गया। ये हाईएस्ट ऑनर अवार्ड होता है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। ये इन्हें किसके द्वारा दिया गया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा, ICAR द्वारा। फिर आते हैं निलंबर पंत। निलंबर पंत जी का जन्म 25 जुलाई 1931 को अल्मोड़ा में होता है। 1989 में इन्हें मेंबर ऑफ स्पेस मिशन बनाया गया, ठीक है। इनका ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट फ्रॉम द उत्तरांचल। ये उत्तरांचल के पहले वैज्ञानिक हैं जिन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था 1984 में, और इन्हें स्पेस मिशन में भी शामिल किया गया था 1989 में। फिर आते हैं खड़क सिंह वाल्दिया। खड़क सिंह वाल्दिया जी का जन्म पिथौरागढ़ में होता है 1937 में। इन्होंने अपना इंपॉर्टेंट रिसर्च वर्क करा था जियो स्ट्रक्चर ऑफ द सेंट्रल हिमालयाज। सेंट्रल हिमालयाज के जियो स्ट्रक्चर में, यानी कि सेंट्रल हिमालयाज का फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसमें इन्होंने रिसर्च वर्क किया था। फिर आते हैं भैरव दत्त जोशी। ये एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं। इनका जन्म 1940 में होता है। इन्हें डॉक्टर हरभजन सिंह मेमोरियल अवार्ड से नवाजा जाता है इंडियन सोसाइटी ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग द्वारा, ठीक है। इन्होंने किस में रिसर्च किया था, इन्होंने रिसर्च किया था जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ टेम्परेट क्रॉप्स, यानी कि जो हायर लैटिट्यूड्स में क्रॉप्स उगती हैं उनके ऊपर इन्होंने रिसर्च किया था। फिर आते हैं डॉक्टर DP डोभाल। डॉक्टर DP डोभाल एक ग्लेशियर साइंटिस्ट है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी में। इन्हें कहाँ इंक्लूड किया गया, इनके नाम को इंक्लूड किया गया प्रेस्टिजियस टाइम मैगजीन लिस्ट ऑफ ग्लोबल एनवायरमेंटल चैंपियंस 2007 में इन्हें विख्यात टाइम मैगजीन लिस्ट में शामिल किया गया ग्लोबल एनवायरमेंट चैंपियंस की। किसको, डॉक्टर DP डोभाल जी को। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं फेमस वुमेन पर्सनालिटीज। जो महिलाएं हैं जो उत्तराखंड की फेमस, उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला नाम आता है जिया रानी जी का। ये 14वीं शताब्दी के कत्यूरी राजा, जो खैरारगढ़ के राजा थे, प्रीतम देव, जिनको हम दूसरे नामों से जानते हैं। कौन कौन से नाम, प्रीतम पाल, प्रीतम शाही, पिथौरा शाही, राजपिथीर। जागरों में इनको इन नामों से जाना जाता है। ये उनकी रानी थी, उनकी क्या थी, क्वीन थी प्रीतम देव की, ठीक है। और ये मालवा राजा की प्रिंसेस वो थी, पुत्री थी, ठीक है, डॉटर थी। इनका दूसरा नाम पिंगला और पियोला भी मिलता है। ये इनको लक्ष्मीबाई ऑफ कुमाऊं के नाम से ये जानी जाती है, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई के नाम से ये जानी जाती है, ठीक है। इन्होंने रोहिलास और तुर्क्स के आक्रमण में रानी बाग में बहुत क्या करा, लड़ाई लड़ी। पता है UKPSC, मुझे जहां तक याद है, लोअर PCS में जो भी हुआ था 2023 में 17 दिसंबर को, पेपर ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे पड़ा हुआ है, आप देख लीजिएगा, डाल दिया गया है। इसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि रानी बाग, जहां तक मुझे याद आ रहा है, रानी बाग किसके नाम पर है, उसका नाम है जिया रानी।
रानी बाग का नाम रानी बाग किसके नाम पर है, ठीक है, रानी रानी मतलब किसके नाम पे लिया गया है, तो वो है जिया रानी, ठीक है। इन्होंने रोहिलास और तुर्क्स के खिलाफ लड़ाई करी थी रानी बाग में, जब वो कुमाऊं में इन्वेड करना चाह रहे थे, ठीक है, और बाद लेकिन ये पकड़ी जाती हैं, इन्हें कैप्चर कर लिया जाता है। इन्हें कुमाऊं में गॉडेस ऑफ जस्टिस भी कहते हैं, यानी कि इन्हें न्याय की देवी भी कहते हैं। न्याय का देवता किन्हें कहते हैं कुमाऊं में, गोलू देवता को, और न्याय की देवी किसे कहते हैं, जिया रानी को, मतलब ये पूजनीय है। दूसरे पढ़ते हैं हम तिलू रौतेली जी के बारे में। तिलू रौतेली का जन्म 18वीं शताब्दी में होता है पौड़ी में। ये एक एक्स्ट्रॉर्डनरी शौर्य था, इनमें डिटर्मिनेशन था, करेज था। वीरांगना रौतेली इज नोन एज झांसी की रानी इन द हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल। कुमाऊं की झांसी की रानी ऑफ कुमाऊं कहते हैं जिया रानी को, झांसी की रानी ऑफ गढ़वाल कहते हैं हम तिलू रौतेली जी को, ठीक है। ये है, ये 15 से 22 साल की उम्र में इन्होंने 7 से ज्यादा युद्ध लड़े, और ये ऐसी पहली महिला होंगी अभी तक की, ठीक है। इन्होंने अपने अपने पिता और अपने पति के क्या करना बदला लेने के लिए कत्यूरी राजाओं को भी हराया था। इनकी जो घोड़ी थी जिसपे ये लड़ती थी, ये बहुत फेमस है, ऑलरेडी आस्क्ड क्वेश्चन है, उसका नाम बिंदुली था, ठीक है। इनकी घोड़ी, उसका नाम बिंदुली था, इनकी मेयर, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं सरला बहन के बारे में। इंग्लैंड में जन्मी सरला बहन 1901 इंग्लैंड में जन्मी सरला बहन का ओरिजिनल नाम कैथरीन हाइलमैन था। ये गांधीवाद से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थी, गांधी जी ने इन्हें सरला बहन की उपाधि दी, सरला बहन नामक नाम दिया। इन्होंने अपना ज्यादा समय उत्तराखंड में ही बिताया। इन्होंने उत्तराखंड के लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी 1941 में, और गांव-गांव जाकर लोगों को फ्रीडम मूवमेंट के बारे में जागरूक किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बिस्नी देवी शाह। बिस्नी देवी शाह 1902 में बागेश्वर में जन्म लेती हैं। ये पहली विमेन है उत्तराखंड की जो जेल जाती हैं फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड की पहली महिला जो फ्रीडम मूवमेंट यानी कि आजादी के आंदोलन के दौरान जेल जाती हैं वो है बिस्नी देवी शाह। फिर आती है कुंती वर्मा। इनका जन्म 1906 को अल्मोड़ा में होता है। 1932 में ये क्या करती हैं, ये आंदोलन चलाती हैं विदेशी वस्त्रों के खिलाफ, और इसलिए ये बहुत बार जेल जाती हैं। और इनके लिए एक चीज और फेमस है कि आजादी के दौरान इनको जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए क्या करा था, जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए ऑर्डर्स जारी किए गए थे, ठीक है, डेड और अलाइव। फिर आते हैं विद्यावती डोभाल। इनका जन्म 1902 को गढ़वाल में होता है। ये पहली महिला है, पहली ही वॉज द फर्स्ट फीमेल राइटर, पोयर, सोशल वर्कर, एयर हॉस्टेस ऑफ गढ़वाल, ठीक है। ये पहली महिला लेखिका है, एयर हॉस्टेस है, सोशल वर्कर है। 1929 में इनका वर्क अमृत की बूंदे पब्लिश हुई गढ़वाली प्रेस देहरादून से। फिर आती है कमलेंदुमती शाह। कमलेंदुमती शाह टिहरी के राजा नरेंद्र शाह की धर्मपत्नी है, ठीक है। इन्हें ही वॉज इलेक्टेड टू द फर्स्ट लोकसभा। ये पहली महिला है जो लोकसभा के लिए इलेक्ट हुई 1952 में टिहरी से, ठीक है। ये लाइफ टाइम मेंबर रही ऑल इंडिया वुमेन ऑर्गेनाइजेशन की। इन्होंने जीवन ज्योति नामक किताब लिखी, माई इंप्रेशन ऑफ अमेरिका नामक किताब लिखी, ठीक है, और इन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा गया। आगे बढ़ते हैं, फिर बढ़ते हैं मिसेस चंद्रावती लखनपाल जी के बारे में। इनका जन्म 1952 को होता है, 1952 में, ठीक है। ये राज्यसभा के लिए नॉमिनेटेड मेंबर होती है 1952 के ही राज्यसभा हाउस में, ठीक है, सेशन में। इनको इनके एक्सलेंट लिटरेरी वर्क के लिए मदर इंडिया, एजुकेशन साइकोलॉजी और विमेन एजुकेशन के लिए जाना जाता है, और अवार्ड भी इनको दिया गया है। फिर आते हैं मिसेस लक्ष्मी देवी टमटा। इनका जन्म 1911 में अल्मोड़ा में होता है। ये पहली दलित महिला है उत्तराखंड की टू हैव द ग्रेजुएट डिग्री, स्नातक डिग्री यानी ग्रेजुएट होने वाली ये फर्स्ट फीमेल है उत्तराखंड की, फर्स्ट दलित फीमेल है उत्तराखंड की। 1935 में इन्होंने समता न्यूज़पेपर के एडिटर के रोल को एक्सेप्ट किया, ठीक है। और वन ऑफ द ओल्डेस्ट वीकली न्यूज़पेपर है जिसको हम ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं। और इन्होंने सोसाइटी की अटेंशन और गवर्नमेंट की अटेंशन आर्टिजन क्लास यानी कि दलित वर्ग के लोगों की हालत की तरफ क्या करी, अटेंशन ड्रू करी, उनकी अटेंशन अपनी तरफ को इस समाचार पत्र द्वारा लेके आई कि
कि क्या क्या आर्टिशन क्लास और दलित क्लास को यहाँ पर झेला जाता है बाय द अपर क्लास ऑफ द सोसाइटी। आगे बढ़ते हैं टिंचरी माई, जिनका रियल नेम दीपा देवी था। सबको रियल टिंचरी माई याद रहती है पर दीपा देवी याद नहीं रहती। इनका रियल नेम दीपा देवी था, प्लीज याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही घूमे हुए क्वेश्चन आते हैं कि दीपा टिंचरी माई उनको पता है कि सबको मालूम है, पर दीपा देवी किसी को मालूम नहीं है। पूछ सकते हैं दीपा देवी का उपनाम क्या है, टिंचरी माई, ठीक है, तो आपको याद रखना है। ये 17 साल की उम्र में ही विधवा हो गई। इन्होंने टेम्पल जाकर संन्यास ग्रहण किया और अपना नाम इच्छागिरी कर लिया। ये टिंचरी नामक एक टाइप की शराब आती थी, उसके बिक्री के अगेंस्ट खड़ी हुई, मतलब उसको उसको रोका जाए स्टेट में उसे बिकने से, ठीक है, उसके सेल के अगेंस्ट ये खड़ी हुई। इन्होंने शराब की दुकानों पर आग लगा दी, ठीक है। इन्हें टिंचरी, इसी वजह से इन्हें टिंचरी माई के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपनी पूरी लाइफ सोशल वर्क को डेडिकेट कर दी। फिर आती है गौरा देवी। गौरा देवी फर्स्ट आर्किटेक्ट थी चिपको वुमेन की, मतलब चिपको वुमेन को स्टार्ट करने वाली पहली महिला कौन थी, गौरा देवी थी। इनका जन्म 1925 को लता गांव टिहरी में होता है। नवंबर 1986 को इन्हें वृक्ष मित्र अवार्ड से नवाजा गया। गौरा देवी को हम चिपको वुमेन के नाम से भी जानते हैं। फिर नेक्स्ट नाम आता है गौरापंत शिवानी जी का। ये कुमाऊं फैमिली में, राजकोट में जन्म होता है इनका, कुमाऊं फैमिली में, ठीक है। इन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ से करी थी, अल्मोड़ा से करी थी, पर अपना बाकी इन्होंने जो इनकी हायर स्टडीज थी वो इलाहाबाद से की थी। इसलिए ये उत्तराखंड से जुड़ी हुई है, बिकॉज कुमाऊं फैमिली से है, उन्होंने स्टडी भी कुमाऊं अल्मोड़ा में की। इन्होंने इन्होंने अपना लिटरेचर लिखने का काम अपने चाइल्डहुड से शुरू कर दिया था, बचपन से ही शुरू कर दिया था, ठीक है। इन्होंने टोटल 30 नॉवेल्स लिखी, 13 शॉर्ट स्टोरीज लिखी और 8 मेमोइर्स लिखे, ठीक है। इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले, जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड, महादेवी वर्मा अवार्ड, सुब्रमण्यम अवार्ड, हिंदी सेवा निधि अवार्ड, एक्सेट्रा। आपको क्या याद रखना है, शिवानी किसके नाम के आगे जुड़ा हुआ है, यानी कि शिवानी किसका उपनाम है, याद रखना है, ठीक है। फिर आती है प्रोफेसर सुशीला डोभाल। ये पहली वाइस चांसलर बनी उत्तराखंड की, ठीक है। She was accomplished educationist and efficient administrator. आगे बढ़ते हैं राधा भट्ट। राधा भट्ट जी अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ। ये एक समाज सेवी हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, गांधीयन थिंकर हैं और राइटर हैं। 18 साल की उम्र में ही ये गांधी जी के कांटेक्ट में आई, ठीक है। और गांधी जी की जो इंग्लिश जो अंग्रेजी शिष्या थी सरला बहन, उनसे जुड़कर लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी, ठीक है। कौसानी में इन्होंने भूदान यात्रा भी करी 1957 से 61 तक की, ठीक है। इन्हें जमनालाल बजाज अवार्ड से नवाजा गया 1992 में। फिर आती है मृणाल पांडे। मृणाल पांडे गौरापंत शिवानी जी की डॉटर है। ये एक राइटर है, एडिटर है, जर्नलिस्ट है, मूर्तिकार है और एक वेल नोन पर्सनालिटी है ग्वालियर और आगरा म्यूजिक घराना की। दूरदर्शन में भी ये काम कर चुकी हैं। करंटली शी इज द एडिटर ऑफ दैनिक हिंदुस्तान। इंडियन थिएटर टुडे ने इनके इंपॉर्टेंट वर्क को, इंडियन थिएटर टुडे इनका इंग्लिश में लिखा हुआ एक इंपॉर्टेंट वर्क है, इनका एक लेखन है। आगे बढ़ते हैं दीक्षा बिष्ट। फर्स्ट विमेन है उत्तराखंड की जिन्होंने एक नेशनल लेवल की साइंटिफिक मैगजीन को कंसेक्यूटिवली 12 से 13 साल तक एडिट किया, यानी कि उसकी एडिटर रही। शी हैज बीन अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ विज्ञान श्री। इन्हें विज्ञान परिषद प्रयाग द्वारा विज्ञान श्री के टाइटल से नवाजा गया अपने कंट्रीब्यूशन के लिए साइंस को पॉपुलराइज करने में। इन्होंने दूरदर्शन सीरियल पल्लव को भी, उसकी भी राइटर ये रही थी, दूरदर्शन के सीरियल पल्लव की। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पल्लव से कौन जुड़ी हुई है, वो है दीक्षा बिष्ट। प्रभा किरण, इनका जन्म गढ़वाल में 1955 में होता है। प्रभा किरण एक एडिटर है, जर्नलिस्ट है, सोशलिस्ट है, स्मॉल स्क्रीन स्टोरी राइटर है, बुक राइटर है, ठीक है, और डॉक्यूमेंट्री फिल्म की प्रोड्यूसर भी है। इन्होंने प्रोडक्शन, जो फर्स्ट गढ़वाली फिल्म है जगवाल, उसके प्रोडक्शन में भी काम करा। हिमालयन गर्ल के प्रोडक्शन में काम करा। आत्मसंवाद और अभिव्यक्ति नामक किताबें इन्होंने लिखी। आगे बढ़ते हैं मेजर जनरल कुमारी माया टम्टा। ये अल्मोड़ा की रेजिडेंट है। ये इंडिया की ही नहीं, वर्ल्ड की भी फर्स्ट विमेन मेजर जनरल है, याद रखना है कौन, मेजर जनरल कुमारी माया टम्टा। आगे बढ़ते हैं मधुमिता बिष्ट। मधुमिता बिष्ट एक बैडमिंटन प्लेयर है जिन्होंने कंटिन्यूसली 1986 से 1990 तक सिंगल टाइटल, नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल टाइटल को जीता है। इन्होंने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था। इन्हें 1982 में अर्जुन अवार्ड और 2006 में पद्मश्री अवार्ड मिला है।
आगे बढ़ते हैं मिस मीनू। इन्होंने बहुत सारे मेडल जीते नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन जूडो में। मार्च 1997 में इन्हें रेफरी बनाया गया इंटरनेशनल जूडो का, और इंटरनेशनल जूडो की पहली रेफरी महिला बनने वाली ये पहली महिला है मिस मीनू। फिर आती है मिस रितु उपाध्याय। ये सोनी गांव अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली थी, अभी अमेरिका में रहती हैं। इन्हें मिस वर्ल्ड वाइड 2000 का टाइटल प्राप्त हुआ है। फिर लास्ट हम देखते हैं निहारिका सिंह। ये ओरिजिनल रेजिडेंट है उत्तराखंड की। इन्हें मिस इंडिया अर्थ 2005 में 27 मार्च को हुआ था, उनमें इन्हें मिस इंडिया अर्थ से क्राउन किया गया। गाइज ये था बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज ऑफ उत्तराखंड। इस टॉपिक से आपको एक या दो क्वेश्चन तो देखने जरूर ही मिलेंगे उत्तराखंड से। आप प्लीज इसको देखिएगा, एक से दो बार आप इसे पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। फेमस आपको क्या देखना है इसमें इंपॉर्टेंटली आपको जो भी इनके सब नेम्स है, उपनाम जो होते हैं वो देखने हैं। अगर इनका स्पेशल कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, कोई ऐसी चीज में जो पहली बार हुई है उसमें, ठीक है। बर्थ ईयर्स आपको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ज्यादा बर्थ ईयर्स आपको देखने की जरूरत नहीं है। और जो भी मतलब प्री इंडिपेंडेंट जो चीज से जो जुड़े हुए लोग हैं ना, वो आपको बहुत अच्छे से देखने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखना, तो आपको ये सारी पर्सनैलिटीज है, क्योंकि मैं सारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज लेके आई हूँ, उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेके आई हूँ, ठीक है। आई होप आपको ये सब पूरा लेक्चर क्लियर हो गया होगा। आप प्लीज इसे पढ़िएगा, जो भी प्रॉब्लम है मुझसे शेयर कीजिएगा, इसका पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।